हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग की तीसरी रिकमेंडेशन डिस्कस करते हैं। काउंसिल ने ये क्लैरिफाई किया है कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की सेल के केस में प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं करना होगा। इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज और उसके ऑफिसर्स के प्रो रिवेन्यू स्टैंड की वजह से। ऐसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की सेल पर प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं करना होता, ये बात मैंने अपने 3 महीने पहले अपलोड की वीडियो में कह दी थी, बहुत डिटेल में डिस्कस करते हुए उसकी रीजनिंग। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को और समझते हैं इस इशू को। आज के मॉडर्न टाइम्स में किसी भी देश की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बहुत मेजरली उसके फॉरेन एक्सचेंज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसलिए हर देश अपने एक्सपोर्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगाता। रादर गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट में जो टैक्स इनडायरेक्टली रह गए हैं उन्हें भी कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स चलाता है। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स थी। वबल, वैल्यू बेस्ड एडवांस लाइसेंस, कबाल, एडवांस ऑथराइजेशन, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी। लेटर ऑन इन सब स्कीम्स को खत्म कर 2 स्टैंडर्ड स्कीम्स शुरू की गई। MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और SEIS, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इन स्कीम्स में FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप इशू की जाती है, जिसे एक एक्सपोर्टर इंपोर्ट के टाइम कस्टम्स ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकता है, और साथ ही साथ ये फुल्ली ट्रांसफरेबल भी होती है। तो इस तरह से ये गुड्स के तौर पर क्लासिफाई होती है HS कोड 4907 में। ऑब्वियसली GST आने से पहले इन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन GST आने पर बाय डिफॉल्ट इन पर 18% GST लग गया। सरकार को अपनी इस गलती का एहसास जल्द ही हो गया और पहले तो उन्होंने इस टैक्स को घटाकर 5% किया और फाइनली 13 अक्टूबर 2017 को ही इसे फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन हमारे जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं रस्सी का सांप बनाने में, वो कह रहे हैं कि आपने जो MEIS स्क्रिप बेची है, क्योंकि वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, आप प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करो। जब से क्रेडिट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है वे बैक इन 1960s, ये लॉ रहा है कि कोई भी टैक्स पेयर टैक्सेबल सप्लाईज देने में जो गुड्स और इवेंचुअली सर्विसेज भी यूज करता है, उसे उन पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन वो जो एग्जेम्प्ट सप्लाई देने में गुड्स और सर्विसेज यूज करता है, उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा। लेकिन हमेशा से झगड़ा उन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज को लेकर होता रहा है जो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों देने में यूज होते हैं, और GST में भी हम सेम लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। इसका रेलेवेंट लीगल प्रोविजन है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट, जो कहता है कि जो गुड्स और सर्विसेज आपने पार्टली टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई देने में यूज किए हैं,
वहां पर आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना होगा। और इस प्रोविजन के अराउंड जीएसटी में बहुत से झगड़े हो रहे हैं और एमईआईएस स्क्रिप्ट उसका एक एग्जाम्पल है। यहां पर लीगल फ्रेज पार्टली यूज्ड को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। सपोज एक 100 kg X प्रोडक्ट बनाने में 80 kg Y इनपुट यूज होता है। अब एक टैक्स पेयर वो पूरा का पूरा 100 kg X प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर कर देता है, तो अनडिस्प्यूटेडली उसने वो पूरा का पूरा 80 kg Y इनपुट टैक्सेबल सप्लाई देने में यूज कर लिया। लेकिन अगर वो उस 100 kg X प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर ना करके उसे एक्सपोर्ट कर देता है, तो उसे एमईआईएस स्क्रिप्ट मिल जाती है। अब यहां पर टैक्स ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इस टैक्स पेयर ने 80 kg Y प्रोडक्ट को पार्टली 100 kg X बनाने में यूज किया है और पार्टली वो एमईआईएस स्क्रिप्ट के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहां प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्सल होगा। मेरे हम्बल ओपिनियन में टैक्स ऑफिशियल्स का ये स्टैंड लीगली टेनेबल नहीं है। वो जो 80 किलो Y इनपुट है वो सोली एंड एक्सक्लूसिवली उस 100 kg X प्रोडक्ट को बनाने में ही गया है। फिर चाहे आप उसे डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर करो या एक्सपोर्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसे एक्सपोर्ट करते हो तो एमईआईएस स्क्रिप्ट सिर्फ उसे सिंपली एक एडिशन में मिलती है। अब जैसा मैंने बताया कि इस तरह के इश्यूज जब से क्रेडिट मैकेनिज्म आया है तब से चल रही है, तो इस पर बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी डिसाइडेड केस लॉज हैं जो हमें यहां पर इस इशू को रिजॉल्व करने में गाइड करते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट। यहां पर एल्यूमिनियम इंगट से एल्यूमिनियम शीट्स बनाते हुए एल्यूमिनियम ड्रॉस और स्किमिंग इमर्ज होते हैं, तो अथॉरिटीज यहां पर क्रेडिट डिनाई कर रही थी इस ड्रॉस और स्किमिंग के इमरजेंस की वजह से। तो हाई कोर्ट ने कहा कि यहां टैक्स पेयर का थ्रस्ट एल्यूमिनियम शीट्स बनाने का है, ना कि ड्रॉस और स्किमिंग लेने का, तो यहां पर क्रेडिट डिनाई नहीं होगा। और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अफर्म कर दिया। नेक्स्ट जजमेंट की बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन कंसंट्रेटेड ओर की कैल्सिनेशन प्रोसेस के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड इमर्ज होती है जो कि बहुत पॉल्यूटिंग है। इसलिए उस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है एज अ नॉन पॉल्यूटिंग मेजर, और ये वर्ड ओवर किया जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां आप इस सल्फ्यूरिक एसिड को फाइनल प्रोडक्ट का दर्जा नहीं दे दोगे। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक प्रोड्यूस कर रही है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ड ओवर नॉन फेरस मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में टेक्नोलॉजिकली, कमर्शियली और कॉमन पार्लेंस में सल्फ्यूरिक एसिड को उसका बाय प्रोडक्ट ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट जजमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिस्कस करते हैं DSCL शुगर लिमिटेड के केस में। जब शुगर चीनी बनाते हैं तो गन्ने का रस निकाल लिया जाता है और उसका जो छिलका बचता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट के तौर पर यूज होता है। लेकिन विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वो इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर भी यूज होने लगा। तो
उसकी कुछ वैल्यू भी आने लगी। तो सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज इसके बेस पर शुगर मैन्युफैक्चरर से रिवर्सल मांग रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे तो कूड़े के भी मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो इन तीनों जजमेंट्स में हमने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हुए कुछ वेस्ट या रिफ्यूज निकल रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है, तब भी आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। एक इशू ये है कि वो जो साइड में प्रोडक्ट निकल रहा है दूसरा, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उसे आप सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट नहीं कह सकते। तब क्या होगा? जैसे इस केस में ऑयल सीड से ऑयल निकालने के बाद ऑयल केक बचता है। उस ऑयल केक में भी 8 से 10% ऑयल बच जाता है। अब उस ऑयल केक से सॉल्वेंट प्लांट एक्सट्रैक्शन के द्वारा ऑयल निकाला जा रहा था और अब जो बचा हुआ डी ऑयल्ड केक है वो एनिमल फीड के तौर पर यूज होता है। अब इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिस्टिंग्विशिंग बात ये थी कि ये जो ऑयल निकला है उसकी और डी ऑयल्ड केक से आने वाले रिवेन्यू की रेशियो ऑलमोस्ट 55:45 थी, ऑलमोस्ट इक्वल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा आपको सिर्फ ऑयल का ही प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। तो इन जजमेंट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट बनाते हुए कोई दूसरा प्रोडक्ट पिक्चर में आ जाता है जो नेसेसिटी है या वेस्ट है, तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो जो इनपुट्स है या इनपुट सर्विसेज है वो पार्टली इस बाय प्रोडक्ट को बनाने में यूज हुए हैं, अनलेस कि उस बाय प्रोडक्ट का रिवेन्यू कंपेरेबल है विद द मेन प्रोडक्ट। अब हम इन रेशोज को ध्यान में रखते हुए जीएसटी की एडवांस रूलिंग्स को देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की रूलिंग्स को राइट स्पिरिट में फॉलो कर रही है या नहीं। इस एडवांस रूलिंग में पार्टी ऑयल केक से ऑयल निकाल रही थी, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि उसे एग्जेम्प्ट डी ऑयल्ड केक के एट्रीब्यूटेबल प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को राइट स्पिरिट में फॉलो किया। अब इस केस में पार्टी ने कॉटन से कॉटन सीड निकाली और उस कॉटन सीड से कॉटन सीड ऑयल निकाला और बाई प्रोडक्ट निकला कॉटन सीड ऑयल केक, जो एक एनिमल फीड है और एग्जेम्प्ट है। यहां एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दिया कि पार्टी को प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करना होगा, लेकिन बिना ये एग्जामिन करते हुए कि क्या वो कॉटन सीड ऑयल केक की वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट है कि वो मेन प्रोडक्ट से कंपेरेबल है। अब एक लास्ट एडवांस रूलिंग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो एग्जेम्प्ट है। अब हमने वो सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए जो भी गुड्स या सर्विसेज यूज करी, बेसिकली हमने वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करी, लेकिन क्योंकि हम क्लीन एनर्जी बना रहे हैं तो हमें REC सर्टिफिकेट मिलता है जो हम आगे बेचते हैं और जिस पर 18% GST लगता है। तो क्या हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हमने जो ये सोलर प्लांट लगाया है वो पार्टली हमने इस REC सर्टिफिकेट में यूज किया है? टोटली अब्सर्ड एंड रिडिकुलस। लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि यहां पर क्रेडिट पार्टली मिलेगा क्योंकि REC टैक्सेबल है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये पूरा का पूरा प्लांट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में यूज हुआ जो एग्जेम्प्ट है, इसलिए यहां पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फाइनली जैसे REC सर्टिफिकेट के केस में पार्टली क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, वैसे ही
MEIS स्क्रिप्ट के केस में आपको पार्टली क्रेडिट रिवर्स भी नहीं करना होगा। तो इन सभी जजमेंट्स को देखते हुए हमें ये समझ में आया कि ये जो फ्रेज है, यूज्ड पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज, को राइट पर्सपेक्टिव में इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हुए कोई बाई प्रोडक्ट वेस्ट या रिफ्यूज निकलता है तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिचुएशन तब दूसरी होगी जब वो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट फॉर्म्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द टर्नओवर। That's it for this video. I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.